हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में ध्येय आईएएस के ईपीसीएस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 के इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने नहीं बल्कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने नहीं बल्कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, अब इसी में बताना है कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला कथन है, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सही कथन है। इसकी शुरुआत, जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया था। दूसरा कथन है, बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। ये बदन सिंह ने नहीं बल्कि चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। इस प्रकार कथन भी गलत है। सी क्या है? सी कह रहा है, जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही कथन है। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। डी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन कह रहा है, जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। ये भी कथन सही है। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बदन सिंह ने नहीं बल्कि चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के बारे में एक कथन दिया हुआ है और कह रहा है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो कथन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। तो ये कथन जो है मिर्ज़ा गालिब ने अंग्रेज़ों के अत्याचार को देखते हुए कहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मिर्ज़ा गालिब ने ही कहा था, यहाँ मेरे सामने ये रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के बारे में 4 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन चारों कथनों में कौन सही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो देख लेते हैं चारों कथन पर एक बार हम पहले नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला कथन है, इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। बिल्कुल सही कथन है। जॉन डिग्बी ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। दूसरा कथन कह रहा है, इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना तो की थी, लेकिन 1814 में नहीं बल्कि 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। बल्कि साथ ही साथ 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। इस प्रकार 1814 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना नहीं बल्कि 1816 में की थी। तीसरा कथन है, इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही कथन है। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करके नेपाल चले गए और वहीं पर इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। चौथा कथन है, इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने आत्मा की अमरता के सिद्धांत को तो स्वीकार किया था, लेकिन मूर्ति पूजा को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से 2 कथन गलत हो गए? दूसरा और चौथा कथन गलत हो जाए। सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा और 2 और 4 गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है तो गलत हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2 और 4 ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में 2 और 4 है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान स्कूल पहला भारतीय किसान स्कूल 1838 में कहाँ खोला गया था? तो किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक शहर में खोला गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ ए राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, और इन्हीं को जो है मिलान करना है। तो एक तरह सूची 1 में कांग्रेस का अधिवेशन दिया है और सूची 2 में इस अधिवेशन में पारित कार्यक्रमों के बारे में जोड़े मिलाना है। तो देख लेते हैं हम लोग। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें कौन सा कार्यक्रम पारित किया गया? इसमें पूर्ण स्वराज नामक कार्यक्रम पारित किया गया था। तो पहले का क्या हो जाएगा? 4
दूसरा क्या है, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसमें जो है पारित कार्यक्रम किया गया, इसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसमें जो पारित कार्यक्रम मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3। अब सी में क्या दिया है, फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें जो पारित कार्यक्रम था वो मूलभूत कृषि कार्यक्रम था। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 2। और डी में क्या दिया हुआ है, रामगढ़ 1940, रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था और इसमें राष्ट्रीय एकता इसका पारित कार्यक्रम था। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 7वां प्रश्न है हमारा, गांधी जी के 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी के 11 सूत्री मांग ये जो है कब रखा गया था गांधी जी द्वारा? ये 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पेश किया था। ये तो कथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस मांग को इन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से रखा था। तो सबसे पहले न्यू इंडिया जो है पत्र, ये महात्मा गांधी का था ही नहीं, ये पत्र जो है एनी बेसेंट का था। महात्मा गांधी का जो पत्र था उसको यंग इंडिया कहते हैं। तो यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है, तीसरे में कह रहा है इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती की मांग शामिल थी। भू राजस्व की मांग की कटौती करने की मांग तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री में रखा था, लेकिन 70% नहीं रखा था बल्कि 50% रखा था, 50% रखा था। तो इस प्रकार ये भी कथन गलत हो जाएगा, ये भी कथन गलत हो गया। फिर चौथा कथन क्या है, चौथे में कह रहा है सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी। सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती की मांग गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में रखा था। इस प्रकार ये भी कथन सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा सही है और 2 3 गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला पूछ रहा है, तो 2 3 गलत है। देख लेते हैं 2 3 ऑप्शन किस में है। तो 2 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 8वां प्रश्न जो है कथन कारण बेस्ड है। इसमें कथन जो है कह रहा है ऑप्शन ए में, कथन में क्या है, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। और कारण में क्या दिया है देख लेते हैं। कारण में दिया है विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की बढ़ती शक्ति को देखकर बड़े देशों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने भारत को जो है स्वतंत्र करने का दबाव डाला, ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला। इसी क्रम में जो है चर्चिल ने, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन का गठन करने की घोषणा की थी। तो इस प्रकार दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है, अब इसमें कह रहा है कौन सा सही है। तो पहले एक बार हम लोग दोनों कथन पढ़ लेते। पहला कथन है, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरपक्कम से प्राप्त हुए थे। और दूसरा कथन है, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। देखिए ये दोनों संस्कृतियां जो है हड़प्पा से पूर्व थी। तो हड़प्पा से पूर्व ये दोनों संस्कृतियां भारत में विद्यमान थी। और चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति जो है इसको ये जो है सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जबकि हैंड एक्स संस्कृति जो है इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दोनों कथन गलत हो जाएगा। कथन ए भी पहला भी गलत है, कथन दूसरा भी गलत है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जबकि हैंड एक्स संस्कृति मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें सही कौन सा है ये बताना है। तो पहला है, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी, और दूसरा कह रहा है यह सोने की बनी होती थी। बिल्कुल ये जो है मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी, बिल्कुल सही कथन है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी, बिल्कुल सही कथन है। और ये जो है सोने की बनी होती थी, ये सोने की नहीं बल्कि चांदी की बनी होती थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत, पहला सही हो जाएगा। पड़ जो है चांदी की बनी होती थी, और मौर्य काल में सोने के जो सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता था, निस्क कहा जाता था और सुवर्ण कहा जाता था। तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत, पहला सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
11वां प्रश्न है हमारा, कलिंग के चेदवंशी शासक खारवेल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 कथन दिया हुआ है और कह रहा है इसमें कौन सा एक सही नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। बिल्कुल सही कथन है। इसमें महापद्मानंद द्वारा खोदी गई नहरों का उल्लेख है। किसमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मानंद के द्वारा खोदी गई नहरों का उल्लेख है। तो इस प्रकार पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन में है हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। सबसे पहले तो जो चेदीवंशी खारवेल था ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। तो इसने जो है अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख किया है, न कि बौद्ध भिक्षुओं को। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। बिल्कुल सही है। इसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल चेर पांड्य में आक्रमण किया था उसका उल्लेख किया है, और इसी में इसने ये भी लिखा है कि पांड्य शासकों के यहाँ इसने गधे से हल चलवाया था। इस प्रकार ये तीनों सही हैं। ये ऑप्शन ए और सी ये सही है, और इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यहाँ बौद्ध भिक्षु नहीं बल्कि जैन भिक्षुओं को इसने दान दिए जाने का उल्लेख किया है। 12वां प्रश्न है हमारा, एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनें। इसमें 4 कथन दिया हुआ है और इसमें सही कथन बताना है। तो चारों कथन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कथन है एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। बिल्कुल सही कथन है। सियासतनामा में एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या की गई है। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क के द्वारा। दूसरा कथन क्या है? भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। बिल्कुल सही कथन है। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। तीसरा कथन है भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। व्यवस्थित ढंग से इल्तुतमिश ने लागू किया, जबकि इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? मोहम्मद गोरी को। ये भी कथन सही हो जाएगा। चौथा कथन हमारा क्या है? फिरोज तुगलक ने इक्ताओं पर इक्तादारों के वंशानुगत अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की थी। बिल्कुल सही कथन है। ये भी फिरोज तुगलक ने इक्ताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका कौन सा? 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। तो 12 प्रश्न हुआ। अब 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है, 13वां प्रश्न कह रहा है महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने के निम्नलिखित में से किन किन का योगदान है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो तेलुगु भाषा का अनुवाद महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद पूछ रहा है किसने किया था। 4 नाम दिए हैं, इसमें से हमको कूट के माध्यम से चुनना है। तो पहला नन्नया, दूसरा क्या है? टिकन्ना, तीसरा क्या है? येर्रापरगदा, और चौथा क्या है? वीरभद्र। तो नन्ना, टिक्कन और येरकद्दा ने जो है महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। तो वीरभद्र से इसका कोई लेना देना नहीं। वीरभद्र ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद नहीं किया था। तो इसका अनुवाद तिकन्ना, नन्ना और येर्रापरगदा ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है बीरबल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बीरबल के संबंध में कौन सा कथन नहीं सही है? बीरबल जो है अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे और अकबर ने इन्हें अनेक उपाधियां दी थी। बीरबल भी इनकी उपाधि थी, जबकि इनकी जो है वास्तविक इनका नाम महेश दास था। तो अकबर द्वारा इनको बीरबल, कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो पहला कथन यही है, अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही कथन है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में कह रहा है अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने इनको मनसब तो प्रदान किया था, लेकिन 5000 का नहीं बल्कि 2000 का मनसब प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है? अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी। बिल्कुल सही कथन है। अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी। और ऑप्शन डी में कह रहा है इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। बिल्कुल सही कथन है। 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी यूसुफ जाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए। तो इस प्रकार ये 3 सही हैं। ए, सी और डी सही है, बल्कि बी गलत है। अकबर ने इन्हें जागीर मनसब तो प्रदान की थी, लेकिन 5000 की नहीं बल्कि 2000 का मनसब प्रदान किया था। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी। जामी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामी मस्जिद का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था, और इसी को जो है इसी इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रूमानी कथा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना है कि ये जो फतेहपुर सीकरी है ये कहाँ पर है।
ये कहाँ पर है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही कथन है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन में कह रहा है, उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पांचाल की राजधानी ऐच्छत्र थी। बिल्कुल सही कथन है ये भी। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी ऐच्छत्र थी। इस प्रकार दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही। इस प्रश्न में कह रहा है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसियस और हेराक्लीस कौन है? तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये भारत किसके शासनकाल में आया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या तो कहें तो उसके राजदरबार में ये आया था। इसकी फेमस पुस्तक इंडिका है और इंडिका में ही इसने डायनोसियस और हेराक्लीस का उल्लेख किया है। डायनोसियस और हेराक्लीस हैं क्या? तो डायनोसियस जो है, डायनोसियस से इसका आशय भगवान शिव से था और जबकि हेराक्लीस से इसका आशय कृष्ण भगवान से था। तो डायनोसियस और हेराक्लीस कौन है? भगवान शिव और कृष्ण। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार, और इसका उल्लेख इसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं। सूची 1 में जो है प्रमुख संगठन दिया हुआ है और सूची 2 में इन संगठनों का स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इनको मिलाना है। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं, अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना जो है, अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में की गई थी। 1904 में की गई थी। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक में की गई थी। 1904 में विनायक दामोदर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में की गई थी। तो पहले का 3 हो जाएगा। पहले का 3। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है प्रथम मित्र द्वारा की गई थी। कब? किस सन में? 1907 में। 1907 में प्रथम मित्र के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और उसी में क्या कह रहा है? मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर तथा उनके 2 भाइयों गणेश दामोदर दास सावरकर तथा नारायण दामोदर दास सावरकर ने मिलकर किया था। कब किया था? 1899 में। 1899 में किया था, लेकिन इस तरह कोई ऑप्शन यहाँ सूची 2 में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कई स्रोतों में जो है इसकी स्थापना 1901 में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार मित्र मेला का ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो मित्र मेला का ऑप्शन 4 हो गया। फिर नौजवान भारत सभा, डी में कह रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नौजवान भारत सभा जिसमें जो है भगत सिंह भी मुख्य सदस्य थे और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। तो इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3142। 3142 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 3142। 3142 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में 1857 विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है और सूची 2 जो है उसका कौन नेतृत्व करता है ये दिया हुआ है। अब इन्हीं दोनों को मिलाना है। तो 1857 विद्रोह के सुल्तानपुर का नेतृत्व किसने किया? सुल्तानपुर का नेतृत्व शहीद हसन ने किया था। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 3 हुआ। फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। फिर संभलपुर का कौन था? संभलपुर का सुरेंद्र साई। तो ऑप्शन 4 हो गया। ऑप्शन 4। और डी का क्या कह रहा है? मथुरा में 1857 विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मथुरा के कौन थे? देवी सिंह। इस प्रकार क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? 3-2-4-1। 3-2-4-1। 3-2-4-1 किस में है? ऑप्शन बी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इन कथनों में सही का चुनाव करें। तो दोनों कथन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। बिल्कुल सही कथन है। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 24 मार्च 1946 को। और दूसरा कथन कह रहा है, इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान सभा
भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। बिल्कुल इसका मूल उद्देश्य यही था, कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य यही था कि भारत के लिए संविधान एक बनाया जाए तथा साथ ही साथ इस अस्थायी सरकार की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन के बारे में दोनों कथन सही है। तो सही कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि जोड़े मिलाना है और सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में ब्रिटिश काल में पारित विभिन्न अधिनियम है और सूची 2 में इस अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, ये था। अब मिला देना है इन्हीं को और मिलाने के बाद सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में लागू किया गया था। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 1। दूसरा क्या है? समाचार पत्र अधिनियम। समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में लागू किया गया था। ये अधिनियम कब आया? लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में 1908 में। 1908 में। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। सी में क्या कह रहा है? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो के काल में 1910 में लागू हुआ था। तो इस प्रकार सी का क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा। और 4 का क्या कह रहा है? 4 में क्या है? पंजीकरण अधिनियम। पंजीकरण अधिनियम जो है ये 1867 में लागू हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। तो कूट के माध्यम से 1 4 3 2 होना चाहिए। 1 4 3 2 किस ऑप्शन में है? हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 4 3 2, 1 4 3 2 बी ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसका दमनकर्ता कौन था। अब इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसका? तो विद्रोह का स्थान और दमनकर्ता, पहले में क्या दिया हुआ है? पहले में झांसी। झांसी का दमनकर्ता, झांसी विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? कैप्टन ह्यूरोज। बिल्कुल सही है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। कैप्टन ह्यूरोज जो है झांसी के विद्रोह का दमनकर्ता था। बी में क्या है? बरेली। बरेली का दमनकर्ता कौन था? बरेली का दमनकर्ता कैंपबेल था। बिल्कुल सही है। सी में क्या है? सी में जगदीशपुर। जगदीशपुर का दमनकर्ता कौन था? जगदीशपुर का दमनकर्ता जनरल आयर टेलर था। और ये विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जगदीशपुर वाला। जगदीशपुर का विद्रोह कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था और इसका दमनकर्ता कौन था? जनरल आयर टेलर, न कि विंसेंट आयर। तो ये गलत हो जाएगा। विंसेंट आयर था दमनकर्ता, लेकिन जगदीशपुर का नहीं, बल्कि पटना विद्रोह का दमनकर्ता विंसेंट आयर था, बल्कि जगदीशपुर का कौन था? जगदीशपुर का जनरल आयर टेलर था। डी में क्या कह रहा है? वाराणसी। वाराणसी का दमनकर्ता, वाराणसी विद्रोह का दमनकर्ता कर्नल नील था। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन में दिया हुआ है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है, 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण में क्या कह रहा है? आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था। ये बिल्कुल गलत कथन है। महमूद गजनवी का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा कि भारत में जो है एक मुस्लिम शासन की स्थापना की जाए और इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत में लूटपाट करके यहाँ से चले जाना था। तो इस प्रकार कारण इसका बिल्कुल गलत है, कथन इसका सही है। तो कथन सही और कारण गलत। कथन सही और कारण गलत किसमें है? ए सही और आर गलत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इतिहास के इतने प्रश्न ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 में इतने प्रश्न पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो उसके बाद जो है पॉलिटी के साथ साथ जो अन्य खंड है उनको भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।